नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती जीआईसी लेक्चरर की। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस पूरे वीडियो में हम लोग आयु, अर्हता, निगेटिव मार्किंग, क्या क्या बदलाव हुए हैं और किन विषयों में बीएड अनिवार्य है, बहुत सारी जो बातें हैं वो करने वाले हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, विस्तृत नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इस बार साक्षात्कार नहीं है। पहले एक परीक्षा होती थी स्क्रीनिंग, उसके बाद में एक साक्षात्कार होता था जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। अब केवल प्री और मेंस की 2 परीक्षाएं होंगी। यही एक सबसे बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि इस विस्तृत नोटिफिकेशन में लिखा 22 तारीख और आज से ही इसका जो आवेदन है आप लोग कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 18 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। जो लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फॉर्म भरते हैं सेम वही पूरा प्रोसेस है, उसी तरीके से फॉर्म भरना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में आवेदन करना है। अगर आप लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और यहाँ पर लिखा है आवेदन शुल्क 125 रुपये है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेड पे की। ग्रेड पे है 4800 का ग्रेड पे है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 4800 का ग्रेड पे। 4800 रुपये का जो ग्रेड पे होता है, इसका मतलब है कि जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो लगभग 58,000 या 60,000 रुपये से आपकी जो स्टार्टिंग है वो हो सकती है। पदों के बारे में लिखा है कि रिक्तियों की जो संख्या वो घट सकती है और बढ़ सकती है। नीचे अलग अलग जो विषय हैं उनका विस्तृत विवरण भी दिया है कि किन किन विषयों के जो पद हैं वो ज़्यादा हैं और कितने हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पर कि हिंदी के 98 पद हैं और अंग्रेजी के 100, भौतिक विज्ञान के 105, रसायन विज्ञान के 106, जीव विज्ञान के 137। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो जीव विज्ञान बायोलॉजी के ही हैं। जीव विज्ञान के 137 पद हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है गणित के 132 पद हैं। इसके बाद में है संस्कृत के 46 हैं, अर्थशास्त्र के 56 हैं, नागरिक शास्त्र के 47 हैं, भूगोल के 60 हैं, इतिहास के 42 हैं, समाजशास्त्र के 30 हैं, शिक्षा शास्त्र का 1 पद है केवल, उर्दू का 20 है, वाणिज्य के 11 पद है। कुल मिलाकर के 991 बालक वर्ग में पद रिक्त है। अगर महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग का भी यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया हुआ है। हिंदी का 21, अंग्रेजी में 22, भौतिक विज्ञान में 57, रसायन विज्ञान में 59, जीव विज्ञान में 91, गणित में यहाँ सबसे ज़्यादा 137 पद रिक्त हैं महिलाओं के। अर्थशास्त्र के 10, नागरिक शास्त्र के 15, भूगोल के 14, इतिहास के 15, समाजशास्त्र के 8, शिक्षा शास्त्र के 4, उर्दू के 5, वाणिज्य का 1 और गृह विज्ञान के 10। कुल 442 पद महिला शाखा में रिक्त है। इस भर्ती में बात कर लेते हैं योग्यता की, अर्हता की। ये वही भर्ती है जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती होती है पीजीटी की, उसी तरीके की ये जो जीआईसी में भर्ती हो रही है, प्रवक्ता कहा जाता है जीआईसी में। तो ये सेम पीजीटी वाली जो भर्ती है, लेकिन इसमें कुछ विषयों में समय समय पर आपको जो अर्हता होती है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से आप लोग अर्हता देख लीजिए। प्रवक्ता पुरुष और महिला दोनों को यहाँ पर लिखा समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, इन विषयों की जो भर्ती है प्रवक्ता पद के लिए, उनकी अर्हता लिखा है कि केवल एमए होना चाहिए संबंधित विषय में। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे स्नातकोत्तर कहते हैं, लिखा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। तो अगर आप लोगों को जैसे अर्थशास्त्र विषय के लिए अप्लाई करना है तो आपको अर्थशास्त्र में एमए होना चाहिए। और इसी तरीके से प्रवक्ता पुरुष और महिला जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लोग जीव विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, उनकी एमएससी होनी चाहिए। तो बॉटनी या जूलॉजी। इसके बाद में अगला नंबर 3 है प्रवक्ता पुरुष और महिला शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में बीएड भी मांगा गया है। हालांकि इसमें वो विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान से एमए किया है। लिखा है यहाँ पर मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ में राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी अब नहीं होता है। एलटी आज से 20 साल पहले हुआ करता था। ये जो उपाधि थी ये बीएड के समकक्ष हुआ करती थी। इसको लेकर के जो विद्यार्थी है वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो उसके बाद में अब बीएड ही होता है। और लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त एमए के साथ में एलटी होना चाहिए। अगर आपके पास एलटी की डिग्री नहीं है तो आप बीएड, यहाँ पर लिखा है शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, तो अगर आप लोग जो बीएड किए हैं तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा लिखा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में एमए, अगर आपने शिक्षा शास्त्र में एमए किया तब भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अब बीएड करें या ना करें। नीचे लिखा हुआ है हिंदी प्रवक्ता, तो हिंदी को लेकर के भी बहुत सारा विवाद हो जाता है, खासतौर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एलटी में, जैसे कि टीजीटी में होता है ये। और ये तो बात हो रही है प्रवक्ता की। लिखा कि हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि तो होनी ही चाहिए, साथ में संस्कृत विषय के साथ में कला स्नातक, मतलब कला स्नातक बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। तो जो विद्यार्थी एमए हिंदी से हैं और संस्कृत उनका ग्रेजुएशन में है, वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। या तो आप हिंदी से एमए हो या शास्त्री का प्रमाण पत्र हो संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का, अथवा हिंदी एमए के साथ में आपका संस्कृत भी बीए में हो। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, बाद में समस्याएं होती हैं, एलटी में हम लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद में अगला है 5 नंबर, प्रवक्ता पुरुष, महिला और उर्दू। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर की उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएशन या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होना चाहिए। नंबर 6, प्रवक्ता पुरुष, महिला, संस्कृत वाले भी देख लें, ध्यान देके। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अब आ जाइए कॉमर्स, प्रवक्ता पुरुष और महिला, वाणिज्य। तो वाणिज्य में जो काम होना चाहिए, लिखा हुआ वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि, और कुछ नहीं मांगा है। प्रवक्ता महिला, गृह विज्ञान, तो इनके लिए ध्यान दीजिए, लिखा है गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला से जो स्नातक हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए इसको, गृह विज्ञान या गृह कला में आपके पास एमए की डिग्री हो, नहीं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से बीएससी, अगर आपने गृह विज्ञान किया है, बीएससी केवल ग्रेजुएशन, गृह कला से स्नातक किया हो, तब भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा है गृह अर्थशास्त्र विषय में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर केवल आपने बीए किया है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा है या आईटीआई लखनऊ से बीएससी अगर आपने किया है, विषय भी यहाँ पर लिखा हुआ किस विषय से, बीएससी यूथेनिक्स, तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है कि अथवा कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो। इसमें बहुत सारे अथवाएं, बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं कला के लिए। फिर लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, तो ये विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा कि अधिमानी अर्हता, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य को छोड़कर के शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता भी दी हुई है। अधिमानी अर्हता के लिए राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से या आपने एलटी किया हो या आपने बीएड किया हो, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे लिखा है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की जो सेवा जिन्होंने की है उनको भी अधिमानी अर्हता दी जाएगी, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र जिन्होंने प्राप्त किया हो उनको भी वरीयता दी जाएगी। प्रवक्ता गृह विज्ञान हेतु केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं। आयु सीमा उत्तर प्रदेश और अधिकतम 40 वर्ष दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा 40 वर्ष। दिव्यांग जनों को छूट दी गई है, 55 वर्ष है, और ओबीसी एससी इत्यादि को 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये देखिए लिखा है ओबीसी एससी एसटी सबको जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में दबा के नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और मुख्य परीक्षा के लिए जो लोक सेवा आयोग में 13 गुना अभ्यर्थियों को पास करवाया जाता है, तो 13 गुना अभ्यर्थियों को पास करवाया जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें।
एक बात और बता दूं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग में एक मिनिमम कट ऑफ होता है। अगर उससे कम विद्यार्थी नंबर लाते हैं तो चाहे पद रिक्त रह जाएं, उन विद्यार्थियों का चयन नहीं किया जाता है और ना ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। इसलिए जो नेगेटिव मार्किंग है उसका ध्यान रखें। सामान्य वर्ग के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो 40% निर्धारित है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और अनुसूचित जाति जनजाति एससी और एसटी के लिए जो न्यूनतम कट ऑफ है वो 35% है। अगर 35% से कम कट ऑफ जाता है तो पद रिक्त मान लिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो कम से कम आप मिनिमम कट ऑफ का ज़रूर याद रखें, ध्यान रखें। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।